नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी मोदी शाह की सारी डील फेल, नहीं माने तो तीनों सांसद 17 टीएमसी बागियों की सदस्यता जानी तय की। वहीं शाह पर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी और इस्तीफे की चर्चा तेज सदन में आने को हुए तैयार की और अचानक ओम बिरला के बदले तेवर क्यों हुए भावुक, इंडिया के सामने गिड़गिड़ाए। और साथ ही पीएम से मिले शरद गुट के 8 सांसद खूब सुनाई खरी खोटी की। और खबर के अंत में जानेंगे क्या राहुल ने कर लिया शादी, बीबी बच्चे गिरिराज ने शेयर की कौन सी तस्वीर की। इसी के साथ आज दिन भर की सही बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। झारखंड विधानसभा गेट के पास पहुंचे आंदोलनकारी छात्र, बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन छोड़ी तो स्टूडेंट्स डांस करने लगे। मोतियाबिंद लिखा चश्मा पहन संसद पहुंची रेणुका चौधरी, कहा अंध भक्तों का अब होगा इलाज। यूपी के 2 लड़कों को आकाश आनंद ने बताया अंकल। बसपा की रैली में बीजेपी से लेकर सपा और कांग्रेस पर बरसे। डिम्पल यादव बोली सरकार दूध का दूध पानी का पानी करे। अखिलेश ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया, कैलेंडर में अमित शाह की गैरहाजिरी दिखाई। केरल सरकार के आदेश पर बिफरे विजयन, वीएचपी बोली वंदे मातरम का अपमान बर्दाश्त नहीं, दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। भरत एनकाउंटर में वकील बोले 11 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। आरा कोर्ट ने एसपी से मांगी अब तक की जांच रिपोर्ट। 11 पॉइंट में जानिए क्या हुआ। रोजगार गारंटी से लेकर रोजगार चोरी तक बीबीजी रामजी कानून को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, गिनाए आंकड़े। कावेरी जल विवाद के तहत तमिलनाडु की याचिका पर 13 अगस्त को होगी सुनवाई। कर्नाटका से पानी छोड़ने की हो रही है मांग। भारत का कितना पैसा बाहर गया ये सरकार बताए। एफसीआरए और परिसीमन बिल पर जानिए क्या बोले अखिलेश यादव। नेपाली पीएम ने भारतीय राजदूत से की मुलाकात, पहली बार किसी विदेशी डिप्लोमेट से अकेले मिले, कुछ ही देर में चीनी राजदूत से मिलेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के तहत चंपत राय फिर महासचिव की रेस में, विहिप ने क्लीन चिट दी। अयोध्या के संतों ने निर्दोष बताया, रोज महंतों से मिल रहे। डाबर ने एफएसएसएआई पर भेदभाव का लगाया आरोप, कहा कॉम्पिटिटर्स को फायदा पहुंचा रही। बैन से 150 करोड़ रुपए के माल पर संकट था। तिरंगा यात्रा से जेडीयू कोटे के दोनों डिप्टी सीएम नदारद, तिरंगा लेकर 1.5 किलोमीटर पैदल चले मुख्यमंत्री सम्राट। दिलीप जायसवाल और मिथिलेश तिवारी को गार्ड्स ने रोका। यूपी चुनाव से पहले मायावती का जेएनजी पर दांव, बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। सभी सरकारी कार्यक्रमों में तमिल एंथम अनिवार्य, तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पारित। वेणुगोपाल बोले कांग्रेसी ऐसे बयान न दे जिससे बीजेपी खुश हो। थरूर ने राहुल के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर कहा था, ये असर नहीं डाल सका। सेंसेक्स 43 अंक चढ़कर 78,542 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 13 अंक की बढ़त रही। रियल्टी और प्राइवेट बैंकों के शेयर्स में ज्यादा खरीदारी रही। चलिए अब खबरें जानते हैं विस्तार से। दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिसिया कहर बरपे हफ्तों बीत चुके हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह अब तक संसद में इस मुद्दे पर खामोश थे। विपक्ष के तीखे सवालों से लगातार भाग रही मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना ही पड़ा। भारी दबाव के बाद अब गृह मंत्री ने संसद में जवाब देने को लेकर एक बड़ा यू टर्न लिया है, लेकिन क्या इसके पीछे भी कोई खेल है? समझने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। मैं अनुरोध करता हूँ कांग्रेस पार्टियों इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है। छात्रों पर बर्बर पुलिसिया एक्शन के बाद से देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद परिसर में मौजूद रहने के बावजूद सदन से लगातार नदारद हैं। आज जब विपक्ष का दबाव चरम पर पहुंचा तो सरकार को झुकना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में ऐलान किया कि गृह मंत्री शाह लाठीचार्ज मामले पर विस्तार से जवाब देंगे, लेकिन सत्ता पक्ष का अहंकार उनके बयानों में साफ झलका। रिजिजू ने जवाब देने की घोषणा के साथ ही विपक्ष को नसीहत दे डाली कि उन्हें बिना हंगामा किए चुपचाप सुनना पड़ेगा और वे भाग नहीं सकते। सरकार भले ही अब जवाब देने को तैयार हुई हो, लेकिन विपक्ष का गुस्सा शांत नहीं है। प्रियंका गांधी ने हाथों में पोस्टर लेकर शाह की सदन से गैर हाजिरी की तारीखें देश को दिखाई, तो वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी मोदियाबिंद लिखा चश्मा पहनकर संसद पहुंची, जो सरकार के अंधेपन पर एक तीखा तंज था। सत्ता पक्ष की नीतियों की
बखिया उधेड़ते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधा सवाल पूछा, छात्रों पर लाठियां क्यों चलाई गई, आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए और बिजली के झटके क्यों दिए गए, सरकार सवालों से क्यों भाग रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला करते हुए उसे देश के लैंड माफिया पार्टी तक करार दिया और राम मंदिर के जमीनों के खेल पर भी सरकार को घेरा। सत्ता पक्ष का अलोकतांत्रिक चेहरा सदन के अंदर भी देखने को मिला। हंगामे और बिना किसी चर्चा के आज सरकार ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 पास करवा लिया है। यही नहीं, सरकार अब विवादित एफसीआरए संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। विपक्ष इसे एक सोची समझी साजिश बता रहा है, जिसके जरिए सरकार संस्थाओं पर अपना पूरा नियंत्रण करना चाहती है। सत्ता के बिसात पर जोड़ तोड़ और ऑपरेशन लोटस की राजनीति करने वाली मोदी शाह की जोड़ी को पश्चिम बंगाल में एक करारा और अप्रत्याशित झटका लगा है। दल बदल की जिस वॉशिंग मशीन पर सत्ता पक्ष को गुमान था, अब वह खुद उसी के गले की फांस बनती दिख रही है। पीएम मोदी और अमित शाह की तमाम कोशिशों और बैठकों के बावजूद टीएमसी के 3 बागी सांसदों ने बीजेपी और एनडीए को साफ तौर पर ठेंगा दिखा दिया है, जिससे बाकी बचे 17 बागी सांसदों की लोकसभा सदस्यता अब खतरे में है। तो क्या है ये मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सियासत में साम दाम दंड भेद। बीजेपी ने बंगाल में सब आजमाया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई। 6 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की। 8 अगस्त को बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन सत्ता पक्ष की सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। तृणमूल कांग्रेस से बगावत करके नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए 20 सांसदों में से 3 मुस्लिम चेहरों यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान ने 2 टूक कह दिया है कि वे ना तो बीजेपी में शामिल होंगे और ना ही एनडीए का हिस्सा बनेंगे। वजह साफ है, बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति। इन सांसदों ने अमित शाह के सामने मस्जिदों में लाउडस्पीकर बैन और मुस्लिम वोटरों के नाम काटे जाने जैसे गंभीर मुद्दे उठाकर सत्ता पक्ष की अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों का सीधा पर्दाफाश कर दिया है। मोदी शाह के मंगल मिलन और मान मलवन के बावजूद इन 3 सांसदों का छिटकना दिल्ली के रणनीतिकारों की एक बड़ी विफलता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल संवैधानिक है। सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करने का आरोप झेलने वाले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अब तक इन बागियों की औपचारिक रूप से एनसीपीआई संसद की मान्यता नहीं दी है। संसद के रिकॉर्ड में आज भी टीएमसी के ही सांसद हैं। अब जबकि 20 बागियों के गुट में फूट पड़ चुकी है और 3 सांसदों ने एनडीए का साथ देने से इनकार कर दिया है, तो दल बदल कानून की तलवार लटक गई है। टीएमसी पहले इस गुट को बीजेपी की बी टीम बता चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सत्ता की मलाई चाटने के लिए पाला बदलने वाले बाकी 17 बागी सांसदों की सदस्यता अब छिन जाएगी। बीजेपी ने बंगाल में जो राजनीतिक खिचड़ी पकाने की कोशिश की थी, अब वह खुद उसी का मुंह जला रही है। देखना होगा कि स्पीकर अब इस मामले में निष्पक्ष फैसला लेते हैं या सत्ता पक्ष के दबाव में कोई नया राजनीतिक खेल खेला जाता है। अटकलें लगाई जा रही थी कि शरद पवार गुट का विलय बीजेपी में होने वाला है। विपक्ष को कमजोर और बिखरा हुआ दिखाने का यह नैरेटिव लगातार गढ़ा जा रहा था, लेकिन आज एनसीपी के सभी 8 लोकसभा सांसदों ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इन तमाम अटकलों की हवा निकाल के रख दी है। सत्ता के सामने झुकने या कोई समझौता करने के बजाय इस सांसदों ने पीएम मोदी को आम जनता और किसानों के मुद्दों पर आईना दिखाया और सरकार की नाकामियों पर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई है। तो क्या है ये कुछ मामला, देखिए इस रिपोर्ट। सोमवार को सुप्रिया सूले के नेतृत्व में एनसीपी एसपी के सांसदों ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 15 मिनट तक मुलाकात की। ये कोई आम शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि अपने अपने संसदीय क्षेत्रों के बदहाली पर सीधे जवाबदेही तय करने का मंच था। सूत्रों के मुताबिक सांसदों ने महाराष्ट्र में भयंकर सूखे और किसानों के दुर्दशा का मुद्दा उठाया। जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियां और बार बार बदलते फैसलों ने महाराष्ट्र के प्याज किसानों को बर्बाद किया है, उस पर सांसदों ने पीएम मोदी के सामने कड़ा ऐतराज जताया। किसानों की उनकी उपज के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, जबकि सरकार सिर्फ दांव में व्यस्त है। इसके साथ ही चंद्रभागा नदी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर भी सांसदों ने सरकारी तंत्र की नाकामी को कटघरे में खड़ा किया। खास बात यह रही कि इस बैठक में सरकार द्वारा लाए जा रहे विवादित एफसीआरए संशोधन विधेयक पर कोई चर्चा नहीं हुई।
सुप्रिया सुले इस तानाशाही बिल का सड़क से लेकर संसद तक खड़ा विरोध कर रही हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि हर विदेशी फंडिंग को संदेह की नजर से देखना एनजीओ और सिविल सोसाइटी की आवाज को कुचलने की एक सरकारी साजिश है और उन्होंने इस बिल को जेपीसी के पास भेजने की मांग की है। याद दिला दें, इससे पहले 22 जुलाई को भी खुद शरद पवार और सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी से मिलकर नीट पेपर लीक के कारण बर्बाद हो रहे छात्रों के भविष्य और जल प्रबंधन पर तीखे सवाल किए थे। आज की इस मुलाकात ने सत्ता पक्ष की उस टूट फूट वाली राजनीति और अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। उस वोटिंग के 8 सांसदों के बढ़ने पर भी विराम लग गई है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के रूप में एनसीपी एसपी के सांसदों ने साफ कर दिया है कि वे सरकार की किसान विरोधी नीतियों, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ झुकेंगे नहीं, बल्कि आंख में आंख डालकर सवाल पूछेंगे। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और लोकसभा में गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एक भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि जनता की आवाज दबनी नहीं चाहिए। सुनने में ये बात बहुत आदर्श लगती है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या यह अपील वाकई लोकतंत्र को बचाने के लिए है या फिर सत्ता पक्ष को विपक्ष के तीखे सवालों और जवाबदेही से बचाने की एक ढाल है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सोमवार 10 अगस्त को लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति बीएसी की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में पिछले कई दिनों से जारी हंगामे पर काफी चिंता व्यक्त की। स्पीकर महोदय ने सभी दलों के नेताओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि जनता की आवाज सदन में सुनाई देनी चाहिए। इसके लिए सभी मिलकर रास्ता निकालें और सहमति बनाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनहित के मुद्दों को सदन के गलियारों में इंतजार करते हुए नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा इसी सदन में बसती है। लेकिन स्पीकर की इस भावुक अपील के पीछे का कड़वा सच कुछ और ही नैरेटिव पेश कर रहा है। ओम बिरला जी कहते हैं कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जब विपक्ष वास्तव में देश की जनता से जुड़े सबसे ज्वलंत मुद्दे उठाता है तो सत्ता पक्ष भागता हुआ नजर क्यों आता है। वर्तमान में संसद के भीतर विपक्ष 2 प्रमुख मुद्दों पर अड़ा हुआ है। पहला, देश भर में नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिसिया बर्बरता और दूसरा, अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी का बेहद गंभीर मामला। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और इन मुद्दों पर देश को जवाब दें, लेकिन सत्ता पक्ष इन सवालों से कन्नी काट रहा है और बिना किसी सार्थक बहस के एफसीआरए और परिसीमन जैसे बिलों को अपने बहुमत के दम पर पास कराने की जल्दबाजी में है। यहीं से लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होते हैं। आलोचकों और विपक्ष का सीधा आरोप है कि अध्यक्ष महोदय की अपीलें केवल विपक्ष को शांत करने और सरकार का एजेंडा बिना बाधा के लागू करवाने का एक साधन मात्र बन गई है। जब विपक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा चाहता है तो उसे हंगामा करार दिया जाता है। एक तरफ देश महंगाई, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता में बैठे वरिष्ठ मंत्री महंगाई, बेरोजगारी और संसद में जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्री अब सोशल मीडिया पर गॉसिप फैलाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की एक कथित तस्वीर को लेकर ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया है मानो देश की सबसे बड़ी समस्या यही तस्वीर हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह तस्वीर असली है या सत्ता पक्ष की डीफेक और एआई वाली राजनीति का एक और हिस्सा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक तस्वीर साझा की। तस्वीर में राहुल गांधी कथित तौर पर स्कार्फ पहनी एक महिला और एक बच्चे के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए गिरिराज सिंह ने एक कृत्रिम फर्जी सस्पेंस पैदा करने की कोशिश की और पूछा, राहुल जी ये तस्वीर कहाँ की है, कब की है और आपके साथ ये कौन कौन लोग हैं, मुझे जानने की उत्सुकता है। लेकिन मंत्री जी की इस उत्सुकता के पीछे की मंशा और सच्चाई दोनों ही कटघरे में है। जब हमने इस तरह की तस्वीर को दावों को पड़ताल किया तो सत्ता पक्ष की पूरी मशीनरी का एक पुराना और परिचित पैटर्न सामने आया। फैक्ट यह है कि बीजेपी नेताओं द्वारा विपक्ष को बदनाम करने के लिए शेयर की गई ऐसी अधिकांश तस्वीरें या तो पूरी तरह से एआई जनरेटेड होती हैं या फिर पुरानी और सामान्य तस्वीरों को माफ करके गलत संदर्भ में पेश किया जाता रहा है। अतीत में खुद
खुद गिरिराज सिंह संसद के बाहर ऐसे पोस्टर और तस्वीरें दिखा चुके हैं जो फैक्ट चेक में फर्जी, एआई जनरेटेड या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट साबित हुई है। इस हालिया तस्वीर की सत्यता भी पूरी तरह से संदिग्ध है और यह विपक्ष की छवि खराब करने के लिए गढ़ी गई एक भ्रामक चाल प्रतीत होती है। गिरिराज सिंह का हमला केवल तस्वीर तक सीमित नहीं रहा। अपने बचाव में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा अध्यक्ष नहीं है और प्रधानमंत्री को अपने काम के लिए राहुल गांधी के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मंत्री जी ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी युवाओं से सीधे संवाद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष का नैरेटिव पूरी तरह से मुख्य मुद्दे से भटका हुआ नजर आता है। असलियत यह है कि देश का युवा आज बेरोजगारी, पेपर लीक और गिरती अर्थव्यवस्था पर संसद के भीतर पीएम मोदी से जवाब मांग रहा है। विपक्ष जनता की आवाज उठा रहा है, लेकिन जवाबदेही से भागने वाली सरकार के मंत्री संसद में बहस करने के बजाय विपक्ष के नेताओं के संदिग्ध और संभावित रूप से एआई जनरेटेड तस्वीरों पर सवाल पूछ रहे हैं। छात्रों के साथ किए गए अलोकतांत्रिक रवैये पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल ने एक लेख के जरिए सत्ता पक्ष पर करारा हमला बोलते हुए साफ कर दिया है कि या तो अमित शाह इस बर्बरता के दोषी हैं या फिर पूरी तरह से अक्षम हैं और दोनों ही सूरतों में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और उन पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो क्या कुछ है ये बड़ा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में प्रकाशित अपने हालिया आर्टिकल में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के उस सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल यानी केंद्रीकृत नियंत्रण के दावे की धज्जियां उड़ा दी जिसका वे अक्सर बखान करते हैं। राहुल का तर्क बहुत सीधा और मारक है। संसद से मात्र 500 मीटर के दूर पर यह कांड हुआ। वहां तैनात दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स सीधे गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। ऐसे में बिना शीर्ष नेतृत्व के मर्जी के छात्रों पर बल प्रयोग कैसे हो सकता है? राहुल गांधी ने अमित शाह की जवाबदेही तय करते हुए 2 टूक शब्दों में लिखा है। इसमें केवल 2 ही संभावनाएं हैं। पहली, या तो उन्होंने यानी अमित शाह ने छात्रों पर इस जानलेवा मार की पूरी मंजूरी दी थी, जिसका अर्थ है कि वह पूरी तरह से दोषी कल्पेबल हैं। दूसरी संभावना यह है कि उन्होंने इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वहां क्या हो रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वह पूरी तरह से अयोग्य, नाकाबिल हैं, इनकम्पिटेंट है। दोनों ही परिस्थितियों में जिम्मेदारी अमित शाह की ही बनती है और उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस पूरी पुलिसिया बर्बरता की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश ने भी इस मांग का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अब तो पीएम मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना ही चाहिए, लेकिन सत्ता के अहंकार में डूबी सरकार अब भी जवाबदेही से भागने की तैयारी में है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।